सो गाइस, इस बात को तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने की जो सबसे बड़ी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, जो सबसे बड़ा हमारा हाइप था, जिसके लिए हम इस मूवी को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर देखने जा रहे थे, वो इल्यूमिनाटी होने वाली थी। क्योंकि जिन लोगों ने इल्यूमिनाटी के कॉमिक्स पढ़े हुए हैं या इल्यूमिनाटी के बारे में थोड़ा भी कॉमिक बुक से जानते हैं, तो वो जानते हैं कि ये कितनी ज़्यादा एक औसम किस्म की टीम है। लेकिन इस पूरी की पूरी मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर जिस तरीके से इल्यूमिनाटी को दिखाया गया है, ये बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से फैंस ने एक्सपेक्ट किया था। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको यहाँ पे एक स्पॉइलर वार्निंग दे देना चाहता हूँ, क्योंकि इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर मैं उस इल्यूमिनाटी के पूरे सीन के ऊपर बात करूंगा, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि किस तरीके से हमने वहाँ पे कौन कौन सा ईस्टर एग रेफरेंसेस को नोट तो किया ही है, लेकिन कितने बुरे तरीके से उन्होंने इस पूरे के पूरे सीन को एग्जीक्यूट किया था। सो गाइस, दिस इज पीट टैगर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर दिखने वाली इल्यूमिनाटी की टीम, जो कि अब एमसीयू के फ्यूचर के अंदर हमें दोबारा किस तरीके से नजर आ सकती है, हम उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो मैं आपको दोबारा से स्पॉइलर वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर हम इस मूवी के अच्छे खासे प्लॉट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जितने पूरे के पूरे ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस पूरी मूवी के अंदर मौजूद थे, उसके डबल जो रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स मौजूद थे वो इस पूरे के पूरे इल्यूमिनाटी वाले सीन के अंदर मौजूद थे। अब देखो, सबसे पहली बात हम यहाँ पे बात कर लेते थे कि किस तरीके से यहाँ पे वो लोग जिस यूनिवर्स के अंदर ट्रैवल करते हैं, जहाँ पे मोडो सॉर्सर सुप्रीम होता है, इल्यूमिनाटी बेसिकली उसी यूनिवर्स के अंदर बिलोंग करती है। और पहले हम जैसे कि समझ रहे थे कि ये इल्यूमिनाटी बेसिकली मल्टीवर्स और इल्यूमिनाटी होने वाली, जो कि अलग अलग यूनिवर्सेस के वेरिएंट्स को उठा के बनाई जाने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जितने भी हमने वेरिएंट्स देखे हैं वो उसी एक यूनिवर्स के थे और उन लोगों ने मिलकर अपनी एक इल्यूमिनाटी बनाई है। जिस तरीके से हमारी यूनिवर्स के अंदर शील्ड या एवेंजर्स बनी थी, इसी तरह से उनकी यूनिवर्स के अंदर एवेंजर्स वगैरह कुछ नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी बनाई गई थी। और इस पूरे के पूरे सीन के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से क्रिस्टीन पाल्मर जब डॉक्टर स्ट्रेंज को कैद की हुई होती है, तो आधे से ज्यादा डिटेल्स हमें वही बताती है इल्यूमिनाटी के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने इस वाली अर्थ को डेजिग्नेशन दी है 838, और उन्होंने हमारी यूनिवर्स यानी कि जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और हम जो सारे के सारे इवेंट्स अब तक देखते हुए आए हैं उसको अर्थ 616 कहा गया है। अब मेरी नज़र में ये एक बहुत ही बड़ा किस्म का ब्लंडर है, क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इतने सालों से जो हम कॉमिक्स के अंदर यूनिवर्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर सारे के सारे इवेंट्स, जो सीक्रेट वॉर्स का, सिविल वॉर का, सीक्रेट इन्वेजन का, और जो भी कोई हम लोग कॉमिक बुक इवेंट पढ़ते हैं मार्वल कॉमिक्स के अंदर, तो वो अर्थ कहलाती है अर्थ 616। और इस वाली अर्थ को अलग से एक डेजिग्नेशन दी गई थी जिसको हम एमसीयू कहते हैं, जिसको अर्थ 199999 कहा जाता है। लेकिन इस वाली मूवी के अंदर हमें बताया गया कि किस तरीके से ये अर्थ 616 है। यही सेम ब्लंडर उन्होंने जो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर भी किया था, जब मिस्टीरियो आके ये बात बताता है कि वो अर्थ दूसरी से आया और इस वाली अर्थ को अर्थ 616 कहा जाता है। लेकिन तब उस बात को इग्नोर इसलिए कर दिया गया था क्योंकि मिस्टीरियो सिर्फ झूठ बोल रहा था और वो सच कभी बोल ही नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे इल्यूमिनाटी की मेंबर जो कि एक साइंटिस्ट है हेड, जो कि क्रिस्टीन पाल्मर इस यूनिवर्स के अंदर है, तो वो अगर ये बात बता रही तो ये सच में एक बहुत ही बड़ा मुझे ब्लंडर नजर आ रहा है। और शायद यही पूरा का पूरा वो पहला हिंट है कि यहाँ पे इल्यूमिनाटी ने जितनी भी बातें डॉक्टर स्ट्रेंज हमें बताई हैं उसमें से ज़्यादातर बातें झूठ हो सकती हैं। लेकिन अगर इसी के बाद हम इस इल्यूमिनाटी की टीम के ऊपर चले जिसके मेंबर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो जैसा कि हम आधे से ज़्यादा मेंबर तो ऑलरेडी गैस कर ही चुके थे और मोस्टली 90% मेंबर्स वही थे, जिसमें से सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं डॉक्टर चार्ल्स एक्सेवियर के बारे में, यानी कि प्रोफेसर एक्स के बारे में। अब ये प्रोफेसर एक्स, आप इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये वही प्रोफेसर एक्स है जो कि हमें फॉक्स के यूनिवर्स में दिखते हुए आए हैं पिछले 20 सालों से, बल्कि इस दुनिया के अंदर ये एक अलग ही प्रोफेसर एक्स के वेरिएंट है। इनकी अपनी अलग एक्समैन हो सकती है, लेकिन हम अगर इनके कॉस्ट्यूम और इनके पूरी की पूरी गेटअप के ऊपर ध्यान दें तो ये बिल्कुल एनिमेटेड सीरीज जो 90s के अंदर आया करती थी उसके गेटअप को देखते हुए बनाया गया है। यहाँ तक कि जब प्रोफेसर एक्स की एंट्री होती है तो उसके पीछे एक्समैन का वही थीम म्यूजिक चल रहा था जो कि एनिमेटेड सीरीज के अंदर चला करता था, तो इसको बिल्कुल उससे इंस्पायर होकर बनाया है। इसी के बाद अगर हम बात करें तो उसका जो दूसरा मेंबर है वो मोडो है, जो कि सॉर्सरर सुप्रीम है इस पूरी की पूरी यूनिवर्स का, इस पूरी की पूरी डायमेंशन का। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे मारिया रैम्बियो मौजूद है, जो कि बेसिकली इस यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल है, और ये बात ऑलरेडी टीवी स्पोर्ट्स से कंफर्म हो गई थी। और इसके बाद जो हमारे पास चौथी मेंबर है हमारी, वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन कार्टर है, जो कि इस यूनिवर्स की सबसे पहली एवेंजर हैं। यानी कि जिस तरह से हमने वॉट इफ के अंदर कैप्टन कार्टर की स्टोरी को देखा था, तो आप ये भी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये वॉट इफ वाली कैप्टन कार्टर ही हैं, बल्कि ये भी कैप्टन कार्टर जो है वो इसी अपनी यूनिवर्स की हैं, और वॉट इफ वाली कैप्टन कार्टर वो दूसरी हैं जिनको मोस्ट प्रोबेबली हम वॉट इफ के सेकंड सीजन के अंदर रिटर्न करते हुए देखेंगे। और अगर पांचवें मेंबर की बात की जाए तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारे इनह्यूमंस का राजा यानी कि ब्लैक बोल्ट होता है। अब मजेदार बात यह कि ब्लैक बोल्ट का रोल यहाँ पे एंटन माउंट ने ही प्ले किया, जो कि पहले इनह्यूमंस की वो बकवास सी पिटी हुई सीरीज के अंदर आ चुके हैं। लेकिन इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर इल्यूमिनाटी का जो उनका एक्सपीरियंस था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। हमने देखा कि किस तरीके से उनके कॉस्ट्यूम को चेंज किया गया, बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट किया गया, जहाँ पे उनके कॉस्ट्यूम के अंदर विग्स मौजूद थे, उनके सर पे
फॉर्क लगा हुआ था जो कि बिल्कुल कॉमिक की तरह था, और हमने उनके पावर्स को भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इस पूरी की पूरी सीन के अंदर देखा। इसके अलावा जो हमारा छठा मेंबर था पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी का, वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर फैंटास्टिक थे। और मज़ेदार बात यह कि इस वाले मिस्टर फैंटास्टिक को कोई और नहीं बल्कि जॉन क्रेजेंस्की ने प्ले किया है। जॉन क्रेजेंस्की बेसिकली मार्वल के सारे फैंस के लिए एक बहुत ज़्यादा पुरानी जो है एक फैन कास्ट लोग करते हुए आ रहे हैं कि उनको मिस्टर फैंटास्टिक को इस रोल के अंदर देना ही है देना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल ने बेसिकली एक कैमियो देके एक फैन सर्विस करने की कोशिश करी है, लेकिन इससे ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी एमसीयू के अंदर जो आगे चल के फैंटास्टिक फोर दिखने वाले हैं वो भी जॉन क्रेजेंस्की ही प्ले करेंगे। लेकिन उसके ऊपर मैं वीडियो के आगे चल के बात करता हूँ। अभी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो सारी की सारी इल्यूमिनाटी ने बातें करी थी वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो हम देखते हैं कि बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ पे इसलिए लाया गया है क्योंकि जिस तरह से वो पूरी अलग अलग यूनिवर्सेस के अंदर ट्रैवल करते हुए यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो वो एक पूरी की पूरी मल्टीवर्स के लिए खतरा बन सकते हैं। क्योंकि मिस्टर फैंटास्टिक इस बात को बता दे कि किस तरीके से इस तरह की चीज़ें करने से इनकर्जन के इवेंट जो है वो हैपन हो जाते हैं, और जब इनकर्जन होता है तो बेसिकली एक यूनिवर्स दूसरी यूनिवर्स से आके टकराती है और वो उसके बदले में दोनों की दोनों यूनिवर्सेस खत्म हो जाती हैं। तो ये वो खतरनाक किस्म के इवेंट्स होते हैं जिसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिस्टर फैंटास्टिक ने टीज किया है। और अगर आपने कहीं से भी कॉमिक बुक पढ़े हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये इवेंट कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है इनकर्जन्स का, बल्कि कॉमिक्स के अंदर इसको एक बहुत ही बड़ा किस्म का इवेंट माना जाता है जिसको सीक्रेट वॉर्स का इवेंट कहा जाता है, जिसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से पूरी की पूरी मल्टीवर्स की जो यूनिवर्सेस होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं और इन दी एंड हर एक यूनिवर्स दूसरी यूनिवर्स से जंग कर रही होती है। लिटरली यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्स की एक बात नहीं बल्कि मल्टीवर्स खत्म होने के ऊपर बात आ चुकी होती है। तो जिस तरीके से इल्यूमिनाटी ने यहाँ पे इनकर्जन्स को टीज किया है तो हम इस बात को मान सकते हैं कि अगले 10-15 साल के बाद जो हमारा बड़ा इवेंट होने वाला है इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम जैसा, वो यही इवेंट होने वाला है जिसके अंदर सारी की सारी यूनिवर्सेस खत्म हो रही होंगी। और उसके पीछे की वजह यही बताई जाएगी कि ये पूरे के पूरे मल्टीवर्स के जो कांड हुए हैं ये सब इस वजह से ही हो रहा है, और इस वजह से ही कैंग द कॉन्करर ने टीवी बनाई थी ताकि ये सारे के सारे इवेंट्स ना हो पाते। तो एक तरह से देखा जाए तो कैंग द कॉन्करर की स्टोरी अलग चलेगी, ये वाली इनकर्जन की स्टोरी अलग चलेगी, और आखिर में जाके सारी की सारी स्टोरीज एक पॉइंट पर आकर मिल जाएंगी। इसी के बाद हम देखते हैं किस तरीके से वो डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज का फैसला कर रहे होते हैं कि यहाँ पे उनको बेसिकली किस तरीके से अब इनके साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर तो वो आ चुके हैं, उनको बार बार दूसरी यूनिवर्स में भटकाया नहीं जा सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो अपनी वोटिंग्स वगैरह को कंटिन्यू रख सकते हैं, हम देखते हैं कि वांडा मैक्सिमोव यहाँ पे जो है बेसिकली आती है, जो कि डार्क होल्ड का इस्तेमाल करते हुए अपनी यूनिवर्स में बैठे बैठे इस यूनिवर्स की वांडा को पोजेस कर लेती है, उसके जरिए ही सारे के सारे काम करवा रही होती है। और हम देखते हैं कि जब वो इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर के अंदर आते हैं तो वहाँ पे बेसिकली डॉक्टर चार्ल्स ज़ेवियर और मोडो जो हैं वो वहाँ पे स्टीवन स्ट्रेंज के पास ही मौजूद होते हैं, लेकिन बाकी के 4 मेंबर्स वांडा को रोकने के लिए आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से मिस्टर फैंटास्टिक जब वांडा से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि किस तरीके से उनकी भी फैमिली मौजूद है, उनके भी बच्चे मौजूद हैं। तो ये बात हमें बताती है कि किस तरीके से उस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ मिस्टर फैंटास्टिक नहीं बल्कि उनकी बीवी सूजन स्टॉर्म, उनका बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड और उनकी बेटी वैलेरिया रिचर्ड्स भी मौजूद हैं, जो कि सच में एक बहुत ही ज़्यादा ओपी किस्म की बात है। हमने देखा कि क्रिस्टियन पाल्मर भी इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से वो बैक्स्टर फाउंडेशन के अंदर एक लीड साइंटिस्ट हैं, यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक और फैंटास्टिक फोर की सारी कहानियां इस यूनिवर्स के अंदर चल रही हैं। लेकिन वांडा यहीं पे बोलती है कि किस तरीके से अगर उनकी माँ जिंदा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारे बच्चे अब अनाथ नहीं रहने वाले हैं। मतलब वांडा को इस मूवी के अंदर जितना ज्यादा ओपी और खतरनाक किस्म का सैवेज दिखाया गया है मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और हम देखते हैं कि यहीं पे बेसिकली जब ब्लैक बोल्ट उसको अपने पावर्स के जरिए यानी कि अपनी आवाज के जरिए जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है तो वांडा मैक्सिमम वहां पे बेसिकली उसके मुंह को ही गायब कर देती है और ब्लैक बोल्ट की जो सारी की सारी एनर्जी होती है वो उसके अंदर ही फटती है, जिसकी वजह से उसका दिमाग फटता है और वो वहीं पे मर जाता है। लिटरली इनह्यूमंस का राजा ब्लैक बोल्ट जो कि अपनी आवाज से पूरी की पूरी कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स को बर्बाद कर सकता है, वो अपनी ही आवाज से अपने दिमाग के अंदर फट के मर गया। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक वांडा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक को वो एक खीरे की तरह छील के रख देती है और उसकी एक आवाज तक नहीं निकलती है। और वहीं पर अगर हम बात करें हमारी कैप्टन मार्वल जो कि इस पूरी की पूरी टीम की हमें पावर हाउस नजर आ रही थी, इसके अलावा हम यहाँ पे कैप्टन पैगी कार्टर की बात करें तो मेरे हिसाब से कैप्टन पैगी कार्टर का तो यहाँ पे कोई मुकाबला था ही नहीं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी पावर उनकी सुपर स्ट्रेंथ है और जब वो वांडा के करीब तक नहीं पहुंच सकती तो उस स्ट्रेंथ का फायदा ही क्या। लेकिन उसके बावजूद भी कैप्टन कार्टर ने यहाँ पे एक अच्छा मुकाबला दिया, उसको डॉज करने की कोशिश करी, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कैप्टन कार्टर को उन्हीं की शील्ड के जरिए उनके बीच में से 2 टुकड़े कर दिए गए। मतलब इस मूवी को जब मैं देख रहा था तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये PG-13 मूवी है। इसकी PG-13 की हर एक बाउंड्रीज को बिल्कुल आखिर तक पुश किया गया है। इसी बात कैप्टन मार्वल की बात करें तो यहाँ पे वांडा से वो अच्छा मुकाबला लेती है, लेकिन वांडा उनके ऊपर भारी पड़ती है और किस तरीके से वो एक बड़ा सा स्टैचू उनके ऊपर गिरा के उनका काम तमाम कर देती है। अब मुझे ये नहीं लगता कि कैप्टन मार्वल की यहाँ पे मौत हो गई होगी, हो सकता है कि वो बेहोश जरूर हो गई हो क्योंकि कैप्टन मार्वल एक बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल इंसान है। तो उसी के बाद हम देखते हैं कि बेसिकली ये चारों के चारों मेंबर्स की छुट्टी करने के बाद प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर यहाँ पे वांडा के दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांडा से इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो चार्ल्स ज़ेवियर के दिमाग के जरिए उनको हरा देती है और सीधा पीछे से आगे उनकी गर्दन तोड़ के उनका भी काम तमाम कर देती है। इसके अलावा हमारे पास एक ही मेंबर बचता है जो कि मोडो है, जिसको हम देखते हैं कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज से वहाँ पे मुकाबला करने में लग जाता है ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आप को वहाँ से छुड़वा के भाग सकें और विशांटे तक पहुँच सकें। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे मोडो जो सारे के सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स के अंदर जिंदा बच
बच जाता है। इसके अलावा सारी की सारी इल्यूमिनाटी को खत्म कर दिया गया है। तो यही वो वजह है जो इसकी वजह से मैं कह रहा था कि स्टोरी को बहुत ज़्यादा वीक बनाया गया है, कैरेक्टर्स को वेस्ट किया गया है। इल्यूमिनाटी के ये सारे के सारे मेंबर्स कोई हल्के मेंबर्स नहीं थे। अगर हम ह्यूमन किंग ब्लैक बोल्ट की बात करें तो वो इतना ज़्यादा ड्यूरेबल इंसान है कि वो बेसिकली जो है हल्क को चुनौती दे चुका है, वो थॉर से मुकाबला कर चुका है, उस तरह के बड़े बड़े कैरेक्टर से पंगा ले चुका है, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्समैन वुल्कन से टो मुकाबला कर चुका है, जिसके अंदर उन दोनों की इन दी एंड मौत हो जाती है। तो इस तरह वांडा मैक्सिमम ने सिर्फ उसका मुंह गायब कर दिया और वो अपनी ही पावर से मर जाना, ये एक तरह से उसकी बहुत ही बड़ी बेइज्जती की गई है। इसी के अलावा मिस्टर फैंटास्टिक का तो चलो समझ में आता है कि वो यहाँ पे लड़ने के काबिल नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनका दिमाग इतना ज़्यादा तेज़ है तो वो इस तरह की प्रॉब्लम के सोल्यूशन अपने पास पहले से रखते हैं कि अगर इस तरह का कोई कैरेक्टर उनके खिलाफ आके खड़ा हो जाए तो उसको किस तरह से उन्होंने पावर डैम्पर करके उससे मुकाबला करना है। और ये बात बताई भी गई थी इनके इल्यूमिनाटी के इंट्रो के अंदर कि इस यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा समझदार और ज़हीन इंसान है, यानी कि इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के टोनी स्टार्क बेसिकली मिस्टर फैंटास्टिक हैं। और जिन अल्ट्रॉन रोबोट्स को हमने देखा और उसके बारे में सोच रहे थे कि सुपीरियर आयरन मैन कहाँ हैं, तो उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर यूनिवर्स के अंदर टोनी स्टार्क ही अल्ट्रॉन को मनाए। क्योंकि कॉमिक्स की बात की जाए तो कॉमिक्स के अंदर एंटमैन जो है वो ही बेसिकली अल्ट्रॉन प्रोग्राम को शुरू करता है। तो हो सकता है कि इस यूनिवर्स के अंदर क्योंकि मिस्टर फैंटास्टिक इतने ज़्यादा चालाक और ज़हीन है तो उन्होंने ही अल्ट्रॉन प्रोग्राम को शुरू किया हो, और उनकी इस तरह से मौत हो जाना ये भी एक बहुत ही बड़ी बेइज्जती थी। इसी के अलावा कैप्टन कार्टर का मुझे बिल्कुल समझ में आता है कि उनका तो यहाँ पे कोई मुकाबला था ही नहीं। कैप्टन मार्वल को जिस तरीके से पावरफुल दिखाया जा रहा था, कॉस्मोस का पूरा प्रोटेक्टर बताया जा रहा था, वो अपने स्टैचू के नीचे दब के मर गई। और प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर की बात की जाए तो प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर हम मानते हैं कि एक्समैन के अंदर होने वाले सबसे ज्यादा ओपी कैरेक्टर है, जो कि माइंड मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी भी बड़े से बड़े इंसान का। और इस तरह से देखा जाए तो वो अपनी बेस्ट पावर के अंदर ही हार जाएं तो ये बहुत ही ज्यादा बेकार था। इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि किस तरीके से बताया जाता है कि इस यूनिवर्स की इल्यूमिनाटी को इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने बनाया था, जिसके बारे में पहले ये बताया गया था कि किस तरीके से थेनोस से मुकाबला करते हुए वो मारे गए थे। लेकिन बाद में फ्लैशबैक के अंदर पता चला कि किस तरीके से इल्यूमिनाटी ने ही अपने इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा था, क्योंकि इस यूनिवर्स के जो डॉक्टर स्ट्रेंज थे वो थेनोस को हराने के लिए डार्क होल्ड का इस्तेमाल करने लग गए थे, और उन्होंने थेनोस को डार्क होल्ड की मदद से हरा भी दिया था। लेकिन इन दी एंड क्योंकि डार्क होल्ड सबको करप्ट कर देती है और डार्क होल्ड को इस्तेमाल करने की वजह से इनकर्जन्स के इवेंट बहुत तेजी से होते हैं, तो इसलिए पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी ने मिलकर उस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को जो कि इस यूनिवर्स के थे उनको जान से मार दिया। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि ब्लैक बोल्ट ने अपनी ज़बरदस्त तरह की आवाज़ के साथ करा। तो ये बात हमें बताती है कि इल्यूमिनाटी जिस तरह कॉमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेक्टिकल चीज़ें करती है, वो इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर भी हमें इस तरह से ही नजर आई है। इसके बाद बात कर रहे थे कि आखिरकार अब इल्यूमिनाटी का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर में भी हमें इल्यूमिनाटी इसी तरह से नजर आ सकती है? तो उसके बारे में मेरा सबसे आसान सा जवाब ये है कि बिल्कुल हाँ। जैसा कि हमने देखा कि इस वाली यूनिवर्स के अंदर जो इल्यूमिनाटी बनाई गई थी वो डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज नहीं बनाई थी। अब जैसा कि हमारे वाले डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज ये सारी की सारी चीज़ें देख के जा रहे हैं, तो हो सकता है कि यही बात उनको इंस्पायर करेगी इल्यूमिनाटी की टीम को बनाने के लिए हमारी यूनिवर्स के अंदर। और अब मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारी यूनिवर्स के अंदर जो इल्यूमिनाटी बनाई जाए वो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट होनी चाहिए, जिसके अंदर नेमोर, मिस्टर फैंटास्टिक, डॉक्टर स्ट्रेंज, चार्ल्स एक्जेवियर, ब्लैक बोल्ट, और अब जैसा कि आयरन मैन तो रहा नहीं तो उसकी जगह किसी और को वो रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ वो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट इल्यूमिनाटी को देखना चाहता था, कॉमिक एक्यूरेट चीज़ें देखना चाहता था, जो कि मुझे यहाँ पे नजर नहीं आई हैं। मेरे हिसाब से पैगी कार्टर को यहाँ पे इस पूरी की पूरी टीम के अंदर रखना एक वेस्ट था। उसकी जगह वो किसी और बहुत मशहूर जो है कैरेक्टर को रख सकते थे, किसी और पावरफुल कैरेक्टर को रख सकते थे, तो स्टोरी थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग बन सकती थी। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि इल्यूमिनाटी के अपीयरेंस के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी इससे काफ़ी ज़्यादा हाई थी। और जिस तरीके से वांडा ने पूरे के पूरे सीन के अंदर सारी की सारी इल्यूमिनाटी को पेल के खत्म कर दिया, तो मैं उससे थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर हुआ हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो उन्होंने एक सबसे बड़ा ब्लंडर करा है वो अर्थ 616 वाला करा है, जिसके बारे में मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोगों के पास अपनी कुछ थ्योरीज वगैरह मौजूद है कि उन्होंने हमारी वाली इस MCU वाली अर्थ को अर्थ 616 कहा है तो क्यों कहा है, तो अपनी थ्योरीज कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं उसको अपने चैनल के ऊपर शेयर कर सकूँ। सो गाइज आई होप कि आपको इस वीडियो के जरिए कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होंगी, कुछ ईस्टर एग्स रेफरेंसेस मिले होंगे जो कि मैंने कॉमिक्स आपके साथ शेयर करे हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह मैं अपनी जो अगली वीडियो बनाने वाला हूँ मैं इसकी एंडिंग एक्सप्लेन के ऊपर बनाऊंगा, जहाँ पे उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर बात करेंगे, जिसका पहला पोस्ट क्रेडिट सीन काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सो गाइस जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस तरह की ऑसम वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ अगर आप कॉमिक बुक के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और इल्यूमिनाटी के कॉमिक बुक स्टोरीज को जानना चाहते हैं तो मेरे मेन चैनल स्पीड टाइगर को जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा, जहाँ पे मैं डेली बेसिस के ऊपर मार्वल और DC कॉमिक्स को अपलोड कर रहा होता हूँ। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।